नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं संतोष कुमार पारिक, सिद्धि हिंदी विद्यालय। जैसा कि आप सभी को ये ज्ञात है कि हमारे पिछले वीडियो लेसन नंबर 3 तक पूरे हो गए थे। फिर किन्हीं कारणों के वजह से अगले वीडियो आने में थोड़ा विलम्ब हो गया है, तो आज से हम वापस शुरुआत करते हैं। लेसन आज से मैं चालू कर रहा हूँ। अपना जो लेसन है वो है लेसन नंबर 4, व्यवस्था तंत्र, ऑर्गेनाइजिंग। व्यवस्था तंत्र के अंतर्गत सबसे पहले अपन बात करते हैं व्यवस्था तंत्र के लक्षणों की। तो सबसे पहले मैं आपको लक्षणों के सारे मुद्दे बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। व्यवस्था तंत्र के जो लक्षण है उसमें पहला मुद्दा है ध्येय लक्ष्य प्रवृत्ति, दूसरा मुद्दा है आयोजन पर आधारित, तीसरा मुद्दा है अधिकार और दायित्व सौंपना, चौथा मुद्दा है मानव तत्व को महत्व, पांचवा मुद्दा है परिवर्तनशीलता, छठा मुद्दा है आंतर संबंधों की स्थापना, सातवां मुद्दा है निरीक्षण और नियंत्रण, और आठवां मुद्दा है सामूहिक प्रवृत्ति, नौवां मुद्दा है नियंत्रित प्रबंधकीय ढांचा। ये व्यवस्था तंत्र के 9 लक्षण है। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ। ध्येय लक्ष्य प्रवृत्ति, आयोजन पर आधारित, अधिकार और दायित्व सौंपना, मानव तत्व को महत्व, परिवर्तनशीलता, आंतर संबंधों की स्थापना, निरीक्षण और नियंत्रण, सामूहिक प्रवृत्ति, नियंत्रित प्रबंधकीय ढांचा। अब ध्येय लक्ष्य प्रवृत्ति पहला जो मुद्दा है उसके अंतर्गत हम बात करते हैं कि कोई भी व्यावसायिक इकाई अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए व्यवस्था तंत्र की रचना करती है, यानी पहले व्यवस्था तंत्र बनाती है। तो व्यवस्था तंत्र की रचना करती है तो इसके अलावा कर्मचारियों के भी स्वयं के उद्देश्य होते हैं और इकाई के भी कुछ ध्येय होते हैं, यानी उद्देश्य होते हैं। तो विभागीय लक्ष्यों और कर्मचारियों के लक्ष्यों का रेखीय संकलन करता ढांचा हम व्यवस्था तंत्र के अंतर्गत तैयार करते हैं। इसलिए ध्येय लक्ष्य प्रवृत्ति से कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर उद्देश्य को इम्पोर्टेंस ज़्यादा दिया जाता है। उद्देश्य के प्रति, चाहे वो इकाई का उद्देश्य है और चाहे वो कर्मचारियों का उद्देश्य है। दूसरे मुद्दे की बात करते हैं आयोजन पर आधारित। कोई भी व्यवस्था तंत्र होगा तो ध्येय की रचना तो होती है, लेकिन उससे पहले उसका आयोजन करना जरूरी होता है कि आयोजन किस तरीके से किया जाए। आयोजन अगर अच्छे से होता है तो वो इकाई के अंतर्गत कोई भी कामकाज किया जाता है तो वो व्यवस्थित तरीके से होता है। इसलिए व्यवस्था तंत्र की रचना करने से पहले आयोजन ज़रूरी है, क्योंकि आयोजन में फ्यूचर के अंदर जो अमल में आने वाली योजना के आधार पर इकाई के ढांचे का निर्माण होता है। इसलिए व्यवस्था तंत्र आयोजन पर आधारित है। तीसरा मुद्दा आता है अधिकार और दायित्व सौंपना। व्यावसायिक इकाई में जो काम करने वाले कर्मचारी है उनको अलग अलग व्यक्तियों यानी कर्मचारियों की योग्यता, कुशलता, उसके आधार पर उनको काम सौंपा जाता है। इसके साथ उन व्यक्तियों को उनके अधिकार के बारे में भी बताया जाता है। इसलिए व्यवस्था तंत्र व्यक्तियों के यानी कर्मचारियों के मध्य अधिकार और दायित्व के संबंध स्थापित करता है कि उनको अधिकार कौन से दिए और उनका दायित्व क्या है।
यानी उनकी जिम्मेदारी, तो इसलिए अधिकार और दायित्वों को सौंपना। चौथा पॉइंट है मानव तत्व को महत्व। व्यवस्था तंत्र में मानव केंद्र स्थान में है, क्योंकि मनुष्य के बगैर व्यवस्था तंत्र की रचना ही नहीं होती है। इसलिए कोई भी आदर्श व्यवस्था तंत्र की सफलता का आधार कर्मचारियों के ऊपर यानी मानव के ऊपर है। तो व्यवस्था तंत्र अगर प्रभावशाली बनाना है या प्रभावशाली व्यवस्था तंत्र की स्थापना करनी है तो मानवीय संबंध जो है वो स्थापित करना पड़ेगा। पांचवा पॉइंट है परिवर्तनशीलता। परिवर्तनशीलता यानी एक बार व्यवस्था तंत्र की रचना होने के बाद उसमें परिवर्तन के लिए भी स्थान है। परिवर्तित होते संयोगों और परिस्थिति के अनुसार व्यवस्था तंत्र में अनुकूल परिवर्तन किए जाते हैं। परिस्थिति के अनुसार अनुकूल परिवर्तन किए जा सकते हैं। जैसे नवीन टेक्नोलॉजी अमल में आए तो नवीन संशोधन हो, या व्यावसायिक पर्यावरण में परिवर्तन हो, तब व्यवस्था तंत्र में आवश्यक परिवर्तन किए जाते हैं। कहने का मतलब है इसलिए मानव तत्व को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, लेकिन इकाई की अनुकूलता को, इकाई की परिस्थिति को खास ध्यान में रखा जाता है। पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं, आंतर संबंधों की स्थापना। व्यवस्था तंत्र में कार्य, पद या विभाग, इसके मध्य कार्य, पद, विभाग, इन तीनों के बीच में आंतर संबंधों की स्थापना जरूरी है, क्योंकि एक कार्य का दूसरे कार्य के साथ, इसी प्रकार एक विभाग का दूसरे विभाग के साथ संबंध जुड़ा हुआ रहता है। तो आंतर संबंध जो है वो आपस में बनाए रखने जरूरी है। पॉइंट नंबर 7, निरीक्षण और नियंत्रण। निरीक्षण और नियंत्रण का संकलन व्यवस्था तंत्र की मूलभूत आवश्यकता है। निरीक्षण भी और नियंत्रण भी। निरीक्षण मतलब देख रेख करना, और नियंत्रण कोई भी कामकाज के ऊपर अपना वर्चस्व, अपना प्रभुत्व जमाना। तो कर्मचारी को सौंपे गए कार्य और अधिकार और दायित्व के अनुसार वो कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये देख रेख करना ज़रूरी है। और किस प्रकार से वह कर रहा है तो उसके ऊपर नियंत्रण भी ज़रूरी है। इसलिए निरीक्षण और नियंत्रण की व्यवस्था तंत्र में अति आवश्यक है। पॉइंट नंबर 8, सामूहिक प्रवृत्ति। व्यवस्था तंत्र में अनेक व्यक्ति लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होते हैं। व्यक्तियों के इन प्रयत्नों को व्यवस्था तंत्र उचित ढांचा प्रदान करता है, जिसके द्वारा सामूहिक सहयोग से लक्ष्य प्राप्ति की दिशा तय की जा सकती है। इसलिए सामूहिक प्रवृत्ति अति आवश्यक है। पॉइंट नंबर 9, नियंत्रित प्रबंधकीय ढांचा। व्यवस्था तंत्र निश्चित प्रकार का एक नियंत्रित प्रबंधकीय ढांचा है। व्यावसायिक इकाई में संबंध स्थापित करने के लिए नियम और नियंत्रण दोनों की आवश्यकता होती है। इसलिए नियंत्रित प्रबंधकीय ढांचे की स्थापना की जाती है। तो ये 9 लक्षणों की हमने चर्चा की व्यवस्था तंत्र के अंतर्गत। पहला लक्षण वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ, ध्येय लक्ष्य प्रवृत्ति, आयोजन पर आधारित, अधिकार और दायित्व सौंपना, मानव तत्व को महत्व, परिवर्तनशीलता, आंतर संबंधों की स्थापना, निरीक्षण और नियंत्रण, सामूहिक प्रवृत्ति और नियंत्रित प्रबंधकीय ढांचा। तो ये थे व्यवस्था तंत्र के लक्षण। अब आपको ये व्यवस्था तंत्र के लक्षण अच्छे से रीड करने हैं, पढ़ने हैं, कॉपी के अंदर नोट करना है, और आने वाले मई महीने के अंतर्गत आपका जो एग्ज़ाम है वो आज की परिस्थिति के अनुसार मई महीने में घोषित किया गया है। इसलिए बिना किसी लापरवाही के आप अपना अध्ययन कार्य चालू कर दें, ताकि मई तक आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। उसके बाद आपका जो उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जो परीक्षा ली जाएगी उसमें
आपकी पूर्ण तैयारी हो तो आप पुनः अपनी तैयारी में जुट जाइए। आज से हमारे जो सभी विषय के वीडियो है वो आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। इसी के साथ में धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।